मोहम्मद अल गिरगावी, जो कि यूएई में पॉलिटिशियन है, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2017 में इलॉन मस्क से क्वेश्चन पूछा। सवाल ये था कि तुम्हें लोग बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और दुनिया में बहुत से बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, तो अगर किसी को इलॉन मस्क बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। आई थॉट कि इस क्वेश्चन पर इलॉन मस्क कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे या किसी रिसेंट टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए रेकमेंड करेंगे, पर इलॉन ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तरह बनना है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं खुद इलॉन मस्क बनना चाहता हूँ कि नहीं। बाहर से तो सब सिंपल लगता है, बट ऐसी लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। I'm not sure I want to be me. I'm not sure I want to be me. तो अब सवाल ये है कि मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोग दुखी क्यों रहते हैं, और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटेलिजेंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ह्यूज सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ व्हिच दे हैव टू सफर। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली वाइफ मिल्वा मैरिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रेग्नेंट थी और उन्होंने जनवरी 1902 में एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम लिसरल था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को जॉब नहीं मिल रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उन्हें जॉब नहीं मिलेगी वो मिल्वा से शादी नहीं करेंगे। इसलिए मिल्वा को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना पड़ा और तब तक आइंस्टाइन अपना खर्चा उठाने के लिए प्राइवेट ट्यूशंस देने लग गए। उसके बाद आइंस्टाइन को बर्न में पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई और 6 जनवरी 1903 में एल्बर्ट ने मिल्वा से शादी कर ली। लेकिन उस बच्ची का क्या हुआ किसी को नहीं पता। कई सोर्सेज बताते हैं कि उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। और इस सब का सिर्फ एक ही रीजन था, सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समटाइम्स इन इमोशंस दे सर्च लॉजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सेकंड वाइफ एल्सा बनी, जो कि आइंस्टाइन की कजन भी थी। इस वक्त तक आइंस्टाइन का प्यार अपनी पहली पत्नी मिल्वा के लिए खत्म हो गया था और एल्सा से शादी करने से पहले वो चाहते थे कि मिल्वा उन्हें डाइवोर्स दे दे, लेकिन मिल्वा उन्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी। इसलिए आइंस्टाइन ने एज अ फिजिसिस्ट मिल्वा से एक बहुत ही इमोशनलेस कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी वाइफ रहना है तो तुम्हें हर रोज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम मेरे सारे कपड़े ठीक ढंग से रखो, मुझे हर रोज 3 टाइम का खाना दो, मेरे साथ तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा, बस कहीं अगर हमें सोशली बाहर जाना पड़े तभी हम साथ दिखेंगे, वरना नहीं। और साथ में तुम्हें मेरे साथ कोई प्यार नहीं रखना है और तुम्हें मेरा बेडरूम या स्टडी रूम उसी वक्त छोड़ना पड़ेगा जिस वक्त मैं तुमसे कहूंगा। इट्स ओके। जब मुझे भी इसके बारे में पता चला तो मुझे भी बहुत नेगेटिव फीलिंग आई, लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन मिल्वा के पीछे पड़े रहे कि वो उन्हें डाइवोर्स दे और फाइनली मिल्वा को ये कह के कन्विंस कर दिया कि मुझे पता है मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा ही मिलेगा और उससे जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मिल्वा को ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि उनके एक बेटे के कुछ हेल्थ इश्यूज थे और आइंस्टाइन को उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि जो लोग कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं वो हर चीज को लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हैं। दे आर लेस इमोशनल, विच इवेंचुअली मेक्स देम अनहैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोनलीनेस एम्प्लीफाइज पेन एंड मेक्स यू अनहैप्पी। क्या आपको पता है कि द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के मरने के बाद एक डायरी मिली थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि बचपन में वो ये सोचते थे कि वो अपने पेरेंट्स को जिंदा जला के उनके ऊपर एक घर बना ले। बेशक इसका एक रीजन ये भी था कि न्यूटन के बायोलॉजिकल फादर की न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले डेथ हो गई थी और न्यूटन की मदर ने दूसरी शादी कर ली थी और जब न्यूटन 3 साल के हुए तो न्यूटन को न्यूटन के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से न्यूटन खुद को हमेशा अकेला सा मानते थे। एनीवेज, इस अकेलेपन की वजह से न्यूटन की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया कि 1693 में न्यूटन का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो करीबन 18 महीने तक सिवियर डिप्रेशन में रहे। न्यूटन ने कभी भी शादी नहीं की और सोते हुए ही उनकी नींद में डेथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे विल डू एनीथिंग टू गेट सक्सेस। न्यूटन को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मून अर्थ के चक्कर क्यों काटता है और वो अर्थ पर ही क्यों नहीं गिर जाता, बट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस वक्त सफिशिएंट मैथमेटिक्स डेवलप नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कैलकुलस बनाई। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम गॉटफ्रीड लेबनिज था, उन्होंने भी खुद कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को इन्वेंट करके पब्लिश कर दिया। तब तक न्यूटन ने अपना काम सबके सामने पब्लिश नहीं किया था। न्यूटन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि मैं कैलकुलस को 20 साल पहले ही बना चुका हूँ। अब इस बात पर बहस होने लगी कि एक्चुअल में कैलकुलस बनाई किसने पहले थी। तो लेबनिज ने ये केस लंदन में रॉयल सोसाइटी के सामने रख दिया कि आप ही लोग डिसाइड करो कि ये पहले इन्वेंट किसने किया। लेकिन रॉयल सोसाइटी में तो न्यूटन ही प्रेसिडेंट थे, साइंटिफिक एकेडमी के, और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके ये प्रूव कर दिया कि वो ही कैलकुलस के इन्वेंटर हैं। लेकिन बहुत लोग ये मानते हैं कि एक्चुअल में लेबनिज ने पहले कैलकुलस को इन्वेंट किया था। एनीवेज, न्यूटन अपने काम में इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि वो खाना खाना भी भूल जाते थे और वो चाहते थे कि हिस्ट्री बुक्स में बस उन्हीं का नाम लिखा जाए। जैसे कि न्यूटन ने बहुत फेमस मोशन पर 3 लॉज दिए थे,
जिस पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, उन्होंने कहा कि मैंने ही ये आइडिया न्यूटन को दिया था, इसलिए मुझे भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अगेन न्यूटन ने अपना रॉयल सोसाइटी में पोजीशन को यूज किया और रॉबर्ट हुक की एक ही फोटो थी रॉयल सोसाइटी में, वो भी न्यूटन ने हटवा दी। अब आप बोलेंगे पर आइंस्टाइन तो बहुत अच्छे थे, उनका काम तो ओरिजिनल था। यस, उनका काम ओरिजिनल था, लेकिन उन्होंने वो काम अकेले नहीं किया था। आइंस्टाइन एक अच्छे थिंकर थे, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन उनकी फर्स्ट वाइफ मिल्वा ने उन्हें मैथ्स में बहुत हेल्प की थी। ये हिस्टोरियंस को इसलिए पता है क्योंकि आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके बहुत से लेटर्स मिले थे जिनसे ये प्रूफ होता है। जब आइंस्टाइन और मिल्वा एक साथ पढ़ते थे तो मिल्वा के अप्लाइड फिजिक्स में 5 मार्क्स थे, जबकि आइंस्टाइन के सिर्फ 1 मार्क था, और उन दोनों के ग्रेड्स भी ऑलमोस्ट सेम आते थे, 4.7, 4.6 एक्सेट्रा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ये है कि आइंस्टाइन ने 27 मार्च 1901 में मिल्वा को एक लेटर लिखा था जिसके वर्डिंग्स ये थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई विल बी when the two of us together will have brought our work on relative motion to a victorious conclusion। इसमें हर जगह वर्ड्स ऐसे ही यूज किए गए हैं जैसे कि हमारा काम, जो हमने साथ में किया था, एक्सेट्रा। लेकिन एक्चुअली मिल्वा को अपने काम से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वो चाहती थी कि सारा क्रेडिट आइंस्टाइन को ही मिले। लेकिन जब आइंस्टाइन को अपनी कजन से प्यार हो गया और वो मिल्वा के साथ अपने बच्चे की हेल्थ को भी भूल गए थे, तो तब मिल्वा ने उन्हें लिखा था कि इस काम में मुझे भी क्रेडिट चाहिए, जिस पर आइंस्टाइन ने अगेन उन्हें लेटर लिखा जिसके वर्डिंग्स कुछ ये थे, जब तुम मुझे इन सब बातों से धमकाती हो तो मुझे बहुत हंसी आती है। क्या तुमने सिर्फ एक सेकंड के लिए भी सोचा है कि जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रही हो उसने लाइफ में अचीव क्या किया है? कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। याद रखो, जब कोई भी बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, और मैं भी तुम्हें यही रेकमेंड करूंगा कि तुम भी चुप रहना। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि कई बार सक्सेस के लिए ये इंटेलिजेंट लोग ज्यादा ही स्टेप्स उठा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे थिंक अबाउट टॉपिक्स दैट विल लीड टू सैडनेस। अगर आप डीप थिंकर हैं तो आप हमेशा डीप क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहो, जैसे कि लाइफ का आखिर पर्पस क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, बर्थ से पहले हम कहाँ थे, ये करोड़ों गैलेक्सी आई कहाँ से, क्या भगवान वही है जो हम सोचते हैं, क्या हमारी समझ से बिल्कुल अलग है। और इन डीप क्वेश्चंस को एक इंटेलिजेंट इंसान बहुत देर तक सोचता रहता है। अब क्योंकि इन सवालों का जवाब इस वक्त ह्यूमैनिटी के पास तो नहीं है, इसलिए ये डीप क्वेश्चंस हमेशा हमें दुखी ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंटेलिजेंट पीपल आर ओवरली एम्बिशियस एंड जस्ट फोकस ऑन देयर वर्क। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट मिशियो काकू जब हाई स्कूल में थे तब वो स्कूल के बाद अपने गराज में चले जाते थे अकेले कुछ करने, जो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था। उन्होंने अपने गराज में 200 किलोग्राम के स्क्रैप यानी यूजलेस मटेरियल रखे थे और 30 किलोमीटर लंबी कॉपर वायर रखी हुई थी, और इन सब से उन्होंने अपने गराज में ही एटम स्मैशर बना दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 20,000 गुना थी। जब इस एटम स्मैशर को मिशियो काकू ने ऑन किया तब एक आवाज सी आई, पॉप पॉप पॉप, और पूरे घर की लाइट चली गई। जब मिशियो काकू की माँ ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा और बच्चों की तरह बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल सकता, ये बार बार मशीन ही क्यों बनाता रहता है। लेकिन इसकी वजह से मिशियो काकू की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि कई बार साइंटिस्ट्स अपने काम में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि उनके कंसिक्वेंसेस उनको पता ही नहीं चलते कि इससे कुछ बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन जब लाइट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उन्होंने एक ब्लंट नीडल अपनी आंख में मार दी ताकि वो कलर्स के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट विंथ्रॉप कैलॉग को ये जानना था कि अगर किसी चिंपैंजी को एक ह्यूमन फैमिली के साथ रखो तो क्या वो एक इंसान की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं। इसके लिए ये एक चिंपैंजी का बच्चा भी अपने घर ले आए और अपने न्यूबॉर्न के साथ उसे पालना स्टार्ट कर दिया। इस छोटे चिंपैंजी का नाम गुआ रखा गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद गुआ चिंपैंजी की तरह ही बिहेव करता रहा, लेकिन इस साइकोलॉजिस्ट का बेटा वो चिंपैंजी की तरह एक्ट करने लग गया। जब भी इस बच्चे को भूख लगती थी तो वो चिंपैंजी की तरह ही खाना मांगता था। ये देखकर साइकोलॉजिस्ट विंथ्रॉप, उनकी वाइफ डर गई और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को वहीं बंद कर दिया गया। अब अगेन हम में से कई इंटेलिजेंट लोग ये बोलेंगे कि ये जितने भी केसेस हमने देखे हैं वो तो एक ही सैंपल है, ये कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है कि असली रीजन दुखी रहने का क्या है। तो अभी हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस रिसर्च की जो कि हार्वर्ड में हुई थी। ये 1 साल नहीं बल्कि 79 सालों तक चली। जी एग्जैक्टली आपने ठीक सुना, 79 ईयर्स तक चली थी। इस स्टडी का मेन गोल ये पता करना था कि क्या चीज ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, यानी खुशी देती है। इसलिए ये स्टडी 1938 में स्टार्ट की गई और 729 बच्चों की जिंदगी को हर साल 79 सालों तक ट्रैक किया गया। इन सब 729 पार्टिसिपेंट्स का हर साल ब्लड टेस्ट लिया जाता, ब्रेन स्कैन्स करवाए जाते और इवन की हर साल इनकी लाइफ के बारे में इनसे सवाल पूछे जाते। ये 729 बच्चे 2 कैटेगरी से थे। एक थे अच्छी फैमिली से जो हार्वर्ड में स्टडीज के लिए एडमिशन ले चुके थे,
और दूसरे थे बॉस्टन के सबसे गरीब बच्चे। जब इनसे शुरू में सवाल पूछे गए कि तुम लाइफ से क्या चाहते हो, तो इनमें सबने सिर्फ 2 ही जवाब दिए। या तो ये लोग बहुत अमीर बनना चाहते थे या फिर बहुत फेमस होना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज होती रही, इनके प्रेफरेंसेस भी चेंज होते गए। कई लोगों की हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद वो हमेशा खुश रहते थे और कई लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी दुखी थे। जब सब रिसर्चर्स ने 79 सालों का डेटा एक साथ कलेक्ट किया और उसे एनालाइज किया, तब तक ये बच्चे 90 साल की उम्र तक पहुंच चुके थे। और इस स्टडी से 2 अमेजिंग कंक्लूजन सामने आए जो हमें बताते हैं कि हम एक्चुअल में खुश रहते कैसे हैं। सबसे पहले कंक्लूजन ये था कि सोशल कनेक्शंस आर गुड फॉर यू, यानी जो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टेड थे और उनके साथ रहते थे, उनकी बाकी लोगों की कंपैरेटिवली हेल्थ भी अच्छी थी और वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश भी थे। खुश रहने का दूसरा रिक्वायरमेंट थी पिक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस स्टडी में 80 साल के जो बूढ़े कपल्स थे उन्होंने बताया कि अगर उनके हेल्थ इश्यूज भी होते हैं तो भी वो उतने ही खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा था कि इंटेलिजेंट लोगों की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोगों को कई बार दुखी रहना पड़ता है। और ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं 1, ह्यूज सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें हमने आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देखा था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो मिल्वा से शादी नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट था कि इन इमोशंस दे सी लॉजिक। इसमें हमने देखा था कि आइंस्टाइन की पहली वाइफ जब उन्हें डाइवोर्स नहीं दे रही थी तो आइंस्टाइन ने उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया था कि मेरे लिए 3 वक्त का खाना बनाना और मेरे रूम से उसी वक्त चले जाना जब मैं कहूँ। थर्ड पॉइंट था लोनलीनेस मेक्स यू अनहैप्पी। इसमें हमने न्यूटन का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे न्यूटन हमेशा पूरी लाइफ अकेले ही रहे, कभी शादी भी नहीं की और इसीलिए कई बार वो एक्सट्रीम डिप्रेशन से भी गुजरे। फोर्थ पॉइंट था कि दे विल डू एनीथिंग फॉर सक्सेस। इसमें हमने देखा था कि न्यूटन ने लेबनिज का नाम कैलकुलस से हटवा दिया, आइंस्टाइन ने अपनी वाइफ को कभी क्रेडिट नहीं दिया अपनी डिस्कवरीज में, एंड सो ऑन। फिफ्थ पॉइंट था कि इंटेलिजेंट लोग लाइफ के डीप टॉपिक्स के बारे में सोचते रहते और इन टॉपिक्स से दुखी मिलता है क्योंकि इन डीप क्वेश्चंस के आंसर्स ह्यूमैनिटी को अभी तक नहीं पता। सिक्स्थ पॉइंट था कि दे फोकस ऑन देयर वर्क, जिसमें हमने मिशियो काकू की स्टोरी देखी थी। और फाइनली हमने हार्वर्ड की रिसर्च के बारे में बात की थी कि एक ट्रू लाइफ जीने के लिए क्वालिटी रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी समझ से इंटेलिजेंस डिमांड्स एक्सट्रीम फोकस और उस फोकस के लिए मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोगों को अकेला रहना पड़ता है, व्हिच लीड्स टू अनहैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आप इन महान पर्सनैलिटीज की पूरी लाइफ स्टोरीज जानना चाहते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, रामानुजन, भगत सिंह एक्सेट्रा, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप नॉलेज वाली चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। आई होप इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।